अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हरीम शफीक अब्बासी और आज मैं बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि इज देयर एनी फ्यूचर ऑफ यूथ इन पाकिस्तान। तो इसका रिसेंट और शॉर्ट आंसर है नो। हमारा इस मुल्क में कोई फ्यूचर नहीं है। कहने को तो ये मुल्क हमारा है, हम सब ने मिलकर उसको संवारना है। इस मुल्क में सब लोग बराबर हैं। मगर एक मिनट, ये सब किताबी बातें हैं और इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस मुल्क में ब्राइट फ्यूचर सिर्फ उन लोगों का है जिनके पास पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ है। ये मुल्क सिर्फ वीगो डाले वालों का ही है। ये मुल्क उनका है जो बड़े बड़े जुर्म तो खुद करते हैं मगर सजा उनको पकड़ने वालों को मिलती है। क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास लोग तो सारी जिंदगी इस खुशफहमी में रहते हैं एक दिन पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और ये मुश्किलात के दिन खत्म हो जाएंगे। एक अच्छी जॉब को पाने की खातिर सारी जिंदगी पढ़ कर अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करने के बाद अगर आपको कोई ये कहे जिस पोजीशन को पाने के लिए आप इतनी मेहनत, इतनी कोशिश कर रहे हैं, वो तो पहले ही लाख, 2 लाख या उससे ज्यादा पैसों पर बिक चुकी है, या फिर उस पोस्ट के लिए आपको एक सिफारिश चाहिए होगी, एक अच्छी और तगड़ी सिफारिश, क्योंकि इसके बगैर ये जॉब मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। ये सब बातें सुनकर एक आदमी जो पहले से ही स्ट्रगल कर रहा हो वो तो मायूस हो जाता है कि क्या फायदा इतनी मेहनत का जब ये जॉब एक सिफारिशी को ही मिलनी है। इस मुल्क में पढ़े लिखे लोग अपनी डिग्रियां उठाए नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, मगर सिफारिशी लोग बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठ के मुल्क के बड़े बड़े फैसले करते हैं। इस मुल्क में 18 और 19 ग्रेड के अफसर को भी MNA या MPA के सामने सर झुकाकर सैल्यूट करना पड़ता है। सारी कोशिश और मेहनत करने के बाद आखिर में सिर्फ एक ही हल नजर आता है और वो ये है कि इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाना, एक बेहतर कल के लिए, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अपना घर बार, अपना मुल्क, अपने प्यारों को छोड़कर जाना किसी के लिए आसान नहीं होता। मगर जब इंसान इस सिस्टम से मायूस हो जाता है, जब हर तरफ उसको ये बात सुनने को मिलती है हमें तुम्हारी डिग्री या तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि तुम्हारी सिफारिश चाहिए, जब वो इस मुल्क में 2 अलग अलग कानून देखता है, एक अमीर और दूसरा गरीब के लिए, तो इन सब के बाद उसको कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 8 मिलियन से ज्यादा लोग ये मुल्क छोड़कर बाहर चले गए और अब 2024 में तो ये तादाद रोज ब रोज बढ़ती ही चली जा रही है। हमारे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ लाखों रुपए अपनी पढ़ाई पर लगाकर 20-30 हजार की नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल की बात है और अगर किस्मत से नौकरी मिल भी जाए तो खर्चे ही इतने होते हैं कि गुजारा मुश्किल हो जाता है। हजारों IT एक्सपर्ट जिनकी मदद से हम दुनिया भर में अपना नाम पैदा कर सकते हैं, जिनके ताउन से हम बहुत सी इनोवेशन कर सकते हैं, वो बाहर के मुल्क जाकर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं क्योंकि इधर सिवाय बेरोजगारी की कुछ भी नहीं है। मगर अफसोस की बात तो ये है कि जो लोग इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो लोग बाहर से बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो इस मुल्क की हालत को संवार सके, तो उन्हें इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार कह दिया जाता है। हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपना हर ओहदा, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर बदले में उन्हें इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार करार दे दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कौन नहीं जानता। उन्होंने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। काम सारा तो उन्होंने किया मगर क्रेडिट सारा किसी और ने ले लिया। मगर इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको क्या मिला? एक गद्दार होने का सर्टिफिकेट। जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। बोल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए खतरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं ऑर्गेनाइजेशन से। उन्हें सरेआम रुसवा किया गया। पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाने का इनाम उन्हें टीवी पर सरेआम माफी मंगवा कर दिया गया। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का। इमरान खान जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए, दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया, अपनी शहाना जिंदगी छोड़कर पाकिस्तान में आकर रहने लगे। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल और नमा यूनिवर्सिटी बनाकर इस कौम को दी, मगर आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। एक गद्दार वतन का टाइटल उनको दिया जा चुका है। असद उमर जो कि एक बिजनेस टाइकून थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशन। 2011 में एज CEO ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशन की सैलरी तकरीबन 68.6 मिलियन थी। 2009 में उनको सितारा इम्तियाज दिया गया उनकी अनथक मेहनत की वजह से। मगर जब ये सब कुछ छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहा तो उनसे भी माफी मंगवा कर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कह दिया गया। मतलब ये कि जिसने भी पाकिस्तान को अहमियत दी, अपने मफादात को पीछे रखकर पाकिस्तान को नंबर 1 प्रायोरिटी दी, उनका क्या हाल किया गया ये सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। आज जो हमारे पड़ोसी मुल्क में $1 बिलियन की डील्स हो रही हैं, एक वेडिंग में शिरकत करने के लिए बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, दुनिया भर के जाने माने लोग वहाँ पे आए हुए थे। उस कंट्री का इमेज बेहतरीन हो रहा है। आज जब सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, नई नई इनोवेशन की बात हो रही है, इस वक्त पाकिस्तान में बात हो रही है सोशल मीडिया को परमानेंटली बैन कैसे किया जाए।
क्योंकि जब हमारे हुक्मरानों को इस बात का एहसास हुआ कि अब ये कौम जाग गई है, अब ये उनके हर गलत फैसले पर तनकीद करेगी, तो इसका वाहिद सोल्यूशन उनको ये मिला, कौम से फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट ही ले लिया जाए। इस तरह से वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा लेंगे, क्योंकि उनका वाहिद गोल तो यही है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करके पाकिस्तान को स्टोन एज में पहुंचा दिया जाए। क्योंकि आजकल तो हमारे 80 से 90% काम इन्हीं प्लेटफॉर्म की वजह से हो रहे होते हैं। इसी सोशल मीडिया की वजह से बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। बहुत से लोगों के रोजगार का वाहिद जरिया तो यही प्लेटफॉर्म्स हैं। अब ये हुकूमत खुद तो आवाम को कोई रोजगार दे नहीं सकती, बल्कि जो महदूद जराये उनके पास है वो भी छीनने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ताकि ये हुकूमत हर वो चीज कर रही है जिसकी वजह से अवाम मायूस हो जाए और हिम्मत हार दें, ये मुल्क छोड़ने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता न बचे। मगर खैर, आज भी बहुत से लोग इस उम्मीद पर बैठे हैं शायद एक दिन इन हुक्मरानों को अवाम की हालत पर तरस आ जाए, शायद एक दिन इनको अपने करतूतों पर शर्मिंदगी का एहसास हो जाए। क्या पता एक दिन पाकिस्तान की हालत संवर जाए, एक दफा फिर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। क्या पता एक दिन हुक्मरान अल्लाह के अज़ाब से डर जाएं और अपना असल मकाम पहचान जाएं। ये ताकत जो इनको आज मिलनी है वो असली नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ पपेट की तरह अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, क्योंकि इनकी डोरें तो किसी और के पास हैं। लेकिन खैर, अब अल्लाह करे कि हैंडलर्स को भी उनके असल औकात समझ में आ जाए और वो भी अवाम की ताकत को समझ सके। अवाम पर पाबंदियां लगाने के बजाय उनको आजादी से सांस लेने दें। अवाम की ताकत को समझ कर ऐसे रास्ते बनाए जाएं जो इस कौम के लिए फायदेमंद साबित हों। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए और चोरों और डाकुओं से इस मुल्क के अवाम को बचाया जाए। ये सब करने के बाद ही हम किसी अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क को अभी हमारी जरूरत है। अगर सब लोग बाहर चले जाएंगे तो फिर इस मुल्क क्या होगा। हम नौजवान जो इस कौम का असल सरमाया है, हमें मायूस होने के बजाय अपने हक के लिए लड़ना होगा। हमें इन जाली हुक्मरानों के सामने डटकर खड़ा होना होगा, क्योंकि ये मुल्क इन लुटेरों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क हमारा भी है। हमारे बाबा अजदाद ने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब हमारी बारी है। अब हमने इस मुल्क को इन हैंडलर्स के शिकंजे से बचाना है। अब हमने इस मुल्क को एक बेहतरीन जगह बनाना है, जहाँ हमारी इज्जत हो, हम अहम हो। एक ऐसी जगह जहाँ हर किसी को मुकम्मल आजादी हो, जहाँ हम सबको फख्र से बता सकेंगे यहाँ पे हम सब बराबर हैं, कोई अमीर गरीब नहीं। ये मुल्क सबका है, सबके लिए एक कानून हो, और एक ऐसा मुल्क जहाँ पर नौजवानों को नौकरियों के लिए धक्के न खाने पड़े, बल्कि उनकी काबिलियत के मेयार के मुताबिक उनको रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। ये सब बातें ख्वाब की तरह लगती हैं, मगर अगर हम अपने मकसद के हुसूल के लिए डट जाएं तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। वी कैन डू इट। वी हैव टू सेव पाकिस्तान, इंशाअल्लाह।